उठाए आपने, और हरि भाई ने भी बहुत अच्छे बिंदु उठाए थे। राकेश जी, आपके पास आता हूं। मेरे ख्याल से 75 सालों में ऐसी स्थितियां बहुत कम आई हैं जहां पर रण बहुत भीषण हुआ हो। ये उनमें से एक है। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें इंटरवीनिंग पीरियड में सेट कर ली गई हैं एक्चुअली। यहां पर उसको एक फॉर्मल ठप्पा लगाने वाली बात है। और मुझे लगता है कि क्रेडिट नीतीश बाबू को देना चाहिए। जिस ढंग से वो पूरे भारत में घूमे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं, उनकी मुलाकात हुई है, एक्चुअली जितनी मेहनत उन्होंने की है इसके लिए, वो अपने आप में अतुलनीय है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और कोई एक व्यक्ति जिसको श्रेय जाना चाहिए कन्वेनर बनने का या संयोजक बनने का, वो नीतीश बाबू ही है। दूसरी बात, मोदी को हार बर्दाश्त नहीं है। उन्हें अपनी डिक्शनरी में हार नाम का शब्द पसंद नहीं है। वो चाहते कि जो सामने आए वो उसको नेस्तनाबूद कर दे। लेकिन पीछे जो हार मिली है, चाहे हिमाचल हो, कर्नाटक हो या दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उन्हें ये महसूस होना शुरू हो गया कि वो जगत गुरु नहीं रह गए हैं, वो ब्रह्म ऋषि नहीं रह गए हैं। वो उनका तिलिस्म टूट चुका है। और जो लोग 2019 को 2023 से कंपेयर करते हैं 24 से, वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों की परिस्थितियों में फर्क है। और ये कहना कि मोदी आएंगे तो 10% वोट बढ़ जाते हैं, वो पुलवामा के वोट थे, मोदी के वोट नहीं थे। तो पुलवामा के वोटों को दिखाया जा रहा है। तो वो दरअसल पैराडाइम ही अलग है। मैं ये समझ के चलता हूं कि शायद 400 कुछ 63 सीटों की बात हो रही है कि जहां पर ऑलमोस्ट एक काइंड ऑफ सेटलमेंट है इस समय कि हाँ, बात बन जाएगी, ये बनी हुई है। शायद एक फॉर्मल ठप्पा लगा के आपके सामने पेश करने की बात है। जो बात कही है कि केजरीवाल और थोड़ा शरद पवार भी थोड़े से कॉन्टेंशियस इशू हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाकी आम सहमति बन गई है और मुझे लगता है कि ओवरऑल सिचुएशन अच्छी लग रही है। अब एक दो फूफा तो शादी में नाराज रहते ही हैं, वो रहेंगे, इस बार भी रहेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। राकेश जी, देखिए, जो परिस्थितियां हैं जिनका आपने जिक्र किया और आदरणीय हरि जी और गौतम भाई ने जो कहा, एक बात तो समझ में आ रही है कि नरेंद्र मोदी और उनका पूरा कुनबा फिलहाल डरा हुआ है। इसका एक सबूत आज उन्होंने पेश किया है टर्मिनेटर के रूप में नरेंद्र मोदी को दिखा के। बीजेपी फॉर इंडिया के हैंडल से वो ट्वीट किया गया, सोशल मीडिया पर चल रहा है, नरेंद्र मोदी टर्मिनेटर, फिर नीचे लिखा है 2024 आई विल बी बैक। ये टर्मिनेटर शब्द जो है, ये कोई बहुत सकारात्मक संदेश नहीं देता। मैं अंग्रेजी बहुत कम जानता हूं, इसलिए मैंने डिक्शनरी गूगल पर करने की कोशिश की। तो सर, हरि भाई, टर्मिनेटर का मतलब तो समाप्त करने वाला, समापक। अगर गूगल पर आप जाएंगे तो किसी चीज को खत्म करने वाला। और सोशल मीडिया पर उस पोस्टर के साथ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, टर्मिनेटर ऑफ डेमोक्रेसी, टर्मिनेटर ऑफ। राकेश जी, एक सेकेंड, आपने सही कहा है, क्योंकि वो टर्मिनेटेड होंगे 2024 में, यही कहा है बीजेपी ने। सर बिल्कुल बिल्कुल, में वो टर्मिनेट हो जाएंगे, विध्वंसक, बिल्कुल बिल्कुल विध्वंसक। और वो दादा बराबर कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी देखिए, वो जो टर्मिनेटर हॉलीवुड की फिल्म है, वो तो बेसिकली एक मशीनी हत्यारा है, वो तो हृदयहीन एक किरदार है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अपने डर को, अपने खौफ को जाहिर कर दिया है। क्या सर उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो महात्मा है ब्रह्म ऋषि मोदी जी, वो भी हृदयहीन है? टर्मिनेटर हृदयहीन था तो नहीं, तो मैंने तो अभी ट्वीट यही किया है कि ओ माय गॉड, बीजेपी ने भी मान लिया कि माननीय टर्मिनेटर है। मैंने अभी ट्वीट किया आधा घंटे पहले। लेकिन मुझे लग रहा है इसके पीछे उनका डर दिखाई दे रहा है सर जी। जलील आली का एक शेर है, क्या क्या दिलों का खौफ छुपाना पड़ा हमें, क्या क्या दिलों का खौफ छुपाना पड़ा हमें, खुद डर गए तो सबको डराना पड़ा हमें। तो सच्चाई यह है कि खुद डरे हुए हैं, इसलिए सबको डराने में लगे हैं। वे बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी टर्मिनेटर है, आप लोग डर जाओ। ये वैसे भी सभ्य समाज में, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, संवैधानिक राष्ट्र राज्य में, ये भावना कि आपका नेता सब कुछ समाप्त कर देगा, सबको समाप्त कर देगा, विपक्ष को समाप्त कर देगा, कोई नहीं बचेगा 2024 में, ये लोकतंत्र की मूल अवधारणा के खिलाफ है।
और दिनेश सर, आपने शुरू में कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो से आपने कुछ तुलना की कि भाजपा भारत छोड़ो, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। भाजपा नरेंद्र मोदी को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है। चुनावी तौर तरीकों से कोई गठबंधन उन्हें चुनाव हराए या वे जीतते रहे, लोकतांत्रिक तरीकों से तो हम और आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि वे भारत छोड़े। मैं चाहता हूं कि वे भारत में रहें और अपने सत्कर्मों और ठटकर्मों दोनों का हिसाब कानून के न्यायालय के समक्ष उन्हें अदा करना पड़े। अगर वे नोटबंदी जैसे किसी घोटाले में शामिल हैं तो जब वे सत्ता से बाहर जाएं तो कानून की अदालत उसकी जांच करे। अगर अडानी अंबानी को बेजा तरीके से लाभ दिया गया है तो अगर सत्ता में जब वे न रहें तो कोई कानून की अदालत, कोई सरकार इसकी जांच करे और उन पर कार्रवाई की जाए। अगर वे भारत छोड़कर ही चले गए तो फिर कार्रवाई किस पर होगी। अब आते हैं इस गठबंधन की कवायद पर। ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में पहली बार कोई गठबंधन एकजुट हो रहा है सत्ताधारी दल के खिलाफ। जब 2004 और 2009 में लगातार यूपीए की सरकार जीती, वो भी गठबंधन सरकार थी। उससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, फील गुड और इंडिया शाइनिंग वाली, वे भी गठबंधन की सरकारें थी। गठबंधन की सरकार तो देखा जाए तो आजादी की बाद की पहली सरकार भी गठबंधन सरकार थी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, एक और थे रेड्डी साहब, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। तो कुल मिला के, जी सर, हरी भाई आप नाम बताना चाह रहे हैं? 5 कांग्रेसी लोग नहीं थे जी, 5 कांग्रेसी नहीं थे जी। तो एक तरह से देश की पहली निर्वाचित सरकार ही गठबंधन सरकार थी। और अब भी नरेंद्र मोदी की सरकार गठबंधन सरकार है, उसका नाम एनडीए है। लेकिन जब भी विपक्ष का कोई इस तरह से मेल मिलाप होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके बड़े बड़े प्रवक्ता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस इंडिया गठबंधन को सांप, बिच्छू, नेवले और लोमड़ी और सियार का गठबंधन बताने लगते हैं। कहते हैं नरेंद्र मोदी नाम की सुनामी आ रही है, उससे बचने के लिए ये सारे जानवर एक साथ पेड़ पर चढ़ रहे हैं बचने के लिए। ये बहुत आपत्तिजनक तुलना है। आप खुद एक गठबंधन सरकार है, दूसरे गठबंधन दलों को और उसके नेताओं को सांप, नेवले, बिच्छू, सियार और गीदड़ से उसकी तुलना करना असभ्यता है, अशालीनता है, अश्लीलता है। अब जो अगली चुनौती है उस पर आते हैं। चुनौती सर ये है कि ये जो भानुमति का कुनबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, इसकी अग्नि परीक्षा आने वाले महीनों में होनी है। क्योंकि इसमें जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है। उनका वजूद तभी तक रहेगा राष्ट्रीय राजनीति में जब तक वे अपने राज्य में, अपने अपने सूबे में बचे रहेंगे। उनकी हैसियत इस लायक रहेगी कि अपने राज्य में कम से कम सत्ता की लड़ाई में बने रहे, या अगर सत्ता में है तो सत्ता में बने रहे। ईडी, आईटी, इन सब की कृपा से दल बदल कराकर उनकी सरकारें न गिरा दी जाए। तो पहली चुनौती कांग्रेस से इतर जो बाकी छोटे और प्रादेशिक दल हैं उनकी यह है कि उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है। इसके लिए उन्हें इस बड़े सहारे की जरूरत है। अगर सचमुच में शिवराज सिंह चौहान के शब्दों में कहा जाए तो ये सुनामी है, तो सुनामी तो बर्बादी लेकर आती है। सुनामी कोई सकारात्मक शब्द नहीं है। जैसे आज टर्मिनेटर उन्होंने नकारात्मक शब्द अपना लिया, ऐसे ही सुनामी कोई खेतों में उपजाऊ खेती के लिए पानी लेकर तो नहीं आती सुनामी तो बर्बाद करने के लिए आती है। और अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी नाम की सुनामी है तो उससे बचने के लिए किसी लकड़ी के बड़े लट्ठे पर अगर सब लोग एक साथ जुट रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। अगर ये सब सारे लोग एक साथ हाथ में हाथ डालकर लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, जैसा कि उद्धव ठाकरे ने आज कहा, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि विकास तो अंग्रेज भी कर रहे थे, लेकिन आजादी हमें विकास से, डेवलपमेंट से ज्यादा जरूरी लगती थी, इसलिए हम लोगों ने देश में आजादी की लड़ाई लड़ी और आज भी हमारी आजादी विकास से ज्यादा जरूरी है। तो मैं समझता हूं इस आजादी शब्द में इन सब राजनीतिक दलों की अपनी अपनी आजादी भी निहित है कि वे आजादी के साथ अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला सकें, अपनी पार्टियों को बचा सकें। और अंतिम बात, संयोजक का जहां तक प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है, जो आप सब लोगों की चर्चा से भी लग रहा है, कि उसको लेकर कोई बहुत मारामारी अभी होनी नहीं है।
क्योंकि कोई सीधा प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा जो संयोजक होगा। सोनिया गांधी भी यूपीए की संयोजक थी, उन्होंने तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में कह दिया था मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। तो ये लड़ाई अभी बाद की है, पहली जरूरत एकजुट बने रहने की है। जब कितने समय तक ये बने रह पाते हैं एक साथ, इसकी हर बार परीक्षा होगी, हर बार कोई ना कोई असहमत होकर थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अब ये गठबंधन 2024 तक चलेगा।